अस्सलाम वालेकुम। जब तक अरब मालिक से कोई अच्छी खासी माली दुर्गत नहीं बनी ना, हमने बतौर पाकिस्तानी वहाँ भीख मांगना छोड़ा नहीं और ना ही कोई कसर छोड़ी है अपने मुल्क की जिल्लत ख्वारी करवाने में। वैसे तो देखा जाए तो सारी कौमी माशाल्लाह बकारी है, कुछ जो 1-2% काम करते हैं उन बेचारों ने ही इस पूरी कौम का बोझ उठाया हुआ है और नाम अपना अपना दिया हुआ है। वैसे सारी कौम बकारी है, मसलन फ़कीर मांगे तो भीख, और अगर इमाम मस्जिद मांगे तो चंदा, और अगर रज़ाकार मांगे तो अतिया, और प्राइवेट स्कूल वाले मांगे तो फिर वो क्या है, वो भी चंदा टैप ये या फंड्स। इसी तरह अफराद मांगे तो वो उधार, अक़वाम मांगे तो कर्ज, और माफिया मांगे तो बता। यानी कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से मांग ही रहा है। वो चंदा हो, बता हो, उधार हो, कर्ज हो, धंधा हो, कोई ना कोई ये चंदे और धंधे वाला सिलसिले में कोई ना कोई इस कौम का बंदा ज़रूर शामिल है। इनफरादियत से लेकर इज्तिमाइयत तक बकारीपन हमारा वो कौमी ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। बदकिस्मती है और ज़ाहिर है फिर जब आप का मुल्क और मुल्क के जो अशराफिया है, जो मुल्क के हुक्मरान हैं, वही मांग तांग कर मुल्क चला रहे हो तो फिर आम आदमी का उस पर असर क्या पड़ेगा? ज़ाहिर है फिर वो आपकी सारी माशरत ही वो भीख के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। आप देखें, कभी दोस्तों से मांगते हैं, कभी दोस्तों से पैसा लेके अपने खजाने में रखते हैं, और कभी वैसे ही जाकर कहते हैं कि मुश्किल आते हैं, कुछ ना कुछ हमें आप दे दें। और ये बकारी वाला जो माशरत है, बकारी माशरत, ये दुनिया में शायद वाहिद एक पाकिस्तान की है जो भीख पर चल रही है। बदकिस्मती इसको कहें। अच्छा, फिर वो एक तो होता है ना कि आपने कोई मांग तांग के मुल्क की सूरत हाल बेहतर कर ली तो बंदा कहता है यार कोई बात नहीं, चलो वक्ती तौर पर मुश्किल वक्त था, मांगा तांगा, और फिर हम अपने पाँव पर खड़े हो गए और उसके बाद आपने दुनिया को रिटर्न करना शुरू कर दिया, या आप अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी कौम को कोई उसी मुकाम पर पहुँचाकर फिर जो आगे गरीब कौमें हैं उनकी मदद करनी शुरू कर दी। ऐसा होना चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए, लेकिन नहीं। वो जो मांग के लेके आते हैं ना, फिर उसमें आगे अपना अपना हिस्सा लूट खसूल कर रखा है, यानी वो जो नाम की शराफिया है। वैसे तो किसी मुल्क की शराफिया एलीट क्लास जो होती है वो बुनियादी तौर पर उस मुल्क के लिए बाइस रहमत होती है, लेकिन हमारी एलीट क्लास में शराफिया जो है वो ज़हमत है, वो बोझ है आम आदमी पर। कैसे? आप देख लें, आप अदलिया और इंतज़ामिया वहाँ क्या कोई आम आदमी बैठता है? वो ज़ाहिर है इस मुल्क की शराफिया है, एलीट क्लास है, और किन से वो बता लेते हैं, किन से वो चंदा लेते हैं, कोई भी नाम दे लें, रिश्वत किससे लेते हैं? एक आम आदमी, दिहाड़ीदार, गरीब, मस्कीन, मजदूर आदमी से। और लेते वक्त उन्हें बिल्कुल कोई ज़रा शर्म हया नहीं आती कि यार हम एसी वाले कमरों में बैठकर इतनी भारी मराहत लेते हैं और उसके बावजूद हम एक जो हमारे पास है, हम वो हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, फ़र्ज है, उसको अदा करने के लिए फिर हम अलग से आवाम का खून निचोड़ते हैं। बुनियादी तौर पर ये वो चीज़ें हैं। ये देखें, स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर गई है, मुल्क में कितनी गाड़ियाँ बन रही हैं, एक्सपोर्ट कितनी आपकी बढ़ी है, आपने कितना ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर लिया। इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर जब तक असर नहीं पड़ता उस वक़्त तक वो सारी चीज़ का, सारी स्टॉक एक्सचेंज का, सारी एक्सपोर्ट का आपको रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो मेन उसका जो बेनिफिशरी है वो वही चंद परसेंट लोग हैं, वो 2 से 5% लोग हैं जो असल में इस मुल्क के वसाइल को सही तरह निचोड़ रहे हैं। खाली इस्तेफादा करते ना तो बंदा कह सकता है कि चलो यार कुछ ना कुछ उसके असरात आम आदमी पर भी पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि भीख मांग कर मैशत को जब चलाया जाए तो फिर वहाँ आगे फिर वो बकारी टैप लोग तो आम आदमी का आप सोच सकते हैं क्या असर होगा, क्या उसका उसकी ज़िंदगी पे उसका इम्पैक्ट होगा, क्या असरात होंगे। और यही सिलसिला अब तक भी जारी व सारी है। ये सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आपकी मायशत के जो मेन जो ठोस इशारे हैं, यानी इंडस्ट्री लगना और छोटे कारोबार की तरक्की, वो बहरहाल अभी नापैद है। लिहाजा इसलिए
ہماری جو اوور آل جو نظر آتا ہے، جو اسٹیٹسٹکس میں نظر آتا ہے، یعنی اسٹاک ایکسچینج میں یا کوئی چند ایک چیزوں میں ایکسپورٹ میں، تو اس کا عام آدمی پر اثر نہیں پڑتا۔ بکاریوں سے نکل کر پروڈکشن کی طرف جب جائیں گے تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا۔ تاکہ اتنا ہی، اللہ حافظ۔